अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल वेक्टर, बाइनॉर्मल वेक्टर्स, इसी तरह नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स के बारे में जानेंगे। तो रिकॉल कर लेते हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व एक्स ऑफ टी इज़ डिफाइंड एज। यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? कोई भी टेंजेंट वेक्टर विद यूनिट लेंथ, तो क्या आएगा? एक्स डैश ऑफ टी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डैश ऑफ टी। उसके बाद यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ कर्व एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट दैट पॉइंट। यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। वो वेक्टर जो नॉर्मल प्लेन में लाई कर रहा होता है, हमारी टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? जो उस पॉइंट के ऊपर हमारे टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ कर्व एक्स। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ कर्व एक्स हैविंग टी एज यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज गिवन बाय एन। एन से डिनोट कर दिया, एन इज इक्वल्स टू टी डैश ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ टी डैश। अब ये इसकी जो इक्वेशन है वो देख के कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो अगर हम किसी वेक्टर का डेरिवेटिव लें तो क्या वो हमेशा हमारे गिवन वेक्टर के ऑर्थोगोनल आएगा या नहीं, क्योंकि हमने नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन यही की है ना कि जो टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल होता है। और हमने इसको डिफ़ाइन कैसे कर दिया? हमने टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लिया। तो उसके लिए ये रिमार्क है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबव रिलेशन वी यूज़ द इफेक्ट। हमने इफेक्ट यूज़ किया कि इफ़ आर ऑफ टी इज़ अ वेक्टर सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अ कांस्टेंट। कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, देन आर डैश ऑफ टी इज़ ऑर्थोगोनल टू आर ऑफ टी। तो जो उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी वो उसके ऑर्थोगोनल होगा। कैसे? हम कंसिडर कर लेते हैं आर डॉट आर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। आर डॉट आर किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और वो था कांस्टेंट, आर की वैल्यू थी कांस्टेंट, तो वो बन गया सी स्क्वायर। दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा दिया तो हमें मिला डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला आर डॉट टी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस शोज दैट आर इज़ ऑर्थोगोनल टू आर डैश, क्योंकि आर और आर डैश दोनों नॉन ज़ीरो थे। यही रिज़ल्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था जब हम लोगों ने एंगल निकाला था टी और टी डैश के दरमियान। फिर है बाइनॉर्मल वेक्टर। अब बाइनॉर्मल वेक्टर एट अ पॉइंट इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर विच इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल वेक्टर्स टू द कर्व। कि हमारे कर्व के जो टेंजेंट वेक्टर, कर्व के किसी पॉइंट पे जो हमें टेंजेंट वेक्टर मिल रहा है और प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है, उन दोनों वेक्टर्स के जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा वो हमारा बाइनॉर्मल वेक्टर होगा। इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। तो चूँकि बाइनॉर्मल वेक्टर हमारे टी और एन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम उसको डिफाइन भी इसी तरह कर लेते हैं, बी ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्रॉस एन। अब यहाँ हमने यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर लिखा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में। इधर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या हमेशा दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ही हो सकता है? हो सकता है हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर, यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर ना आता। तो उसके लिए हम ये रिमार्क देखते हैं, हेयर वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट टेंजेंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बी यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर। लेकिन इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स नीड नॉट बी यूनिट, उसका यूनिट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल टी हमारा यूनिट वेक्टर था, हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ ले लिया। हमें पता है दो सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अब ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ क्या होती है? ज़ीरो। तो इसका मतलब दो यूनिट वेक्टर्स हमने लिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो उसकी लेंथ 1 की बजाय ज़ीरो आई, यानी वो यूनिट वेक्टर नहीं आया। अब ये होल्ड कब करता है कि दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ही आ जाए? इट इज़ ट्रू ओनली इफ़ वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट आर ऑर्थोगोनल
ये सिर्फ उस सूरत में होल्ड करेगा कि जिन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ऑर्थोगोनल हो, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बी। अगर ए और बी जो है वो नॉर्मल होंगे तो साइन ऑफ नॉर्मल के लिए 90 एंगल आ जाएगा, साइन ऑफ 90 आ गया 1। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 1। इसी तरह हमारे केस में टी और एन दोनों यूनिट वेक्टर्स थे और दोनों ऑर्थोगोनल थे, इसलिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो भी यूनिट वेक्टर आ गया। द वेक्टर्स टी एन एंड बी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। फिर नोट है, ये सिंपल हम लोगों को इनकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि दो टेंजेंट वेक्टर्स, दो बाइनॉर्मल वेक्टर्स, दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। फिर चूँकि ये सब आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट्स 0 आएंगे। इसके अलावा टी क्रॉस एन जो होगा वो बी के इक्वल होगा, एन क्रॉस बी जो है वो टी के इक्वल होगा, बी क्रॉस टी जो है वो एन के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। अब ये तरतीब याद रखने का तरीका है कि हमने पहले टी लिख लिया, सर्कल बनाया, सर्कल पे टी ड्रॉ किया, एन ड्रॉ किया और बी ड्रॉ किया, और तरतीब से टी एन का क्रॉस प्रोडक्ट बी आ गया, एन बी का क्रॉस प्रोडक्ट टी आ गया, बी टी का क्रॉस प्रोडक्ट एन आ गया। नाउ वी सी इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल लाइंस टू कर्व। कोई भी कर्व है हमारे पास एक्स ऑफ टी, उस पर हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली। टेंजेंट लाइन क्या थी, जो टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल थी। इसी तरह बाइनॉर्मल लाइन क्या होगी, जो बाइनॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी। नॉर्मल लाइन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल। तो नॉर्मल वेक्टर को हमने एन से डिनोट कर दिया, टेंजेंट वेक्टर को टी से और बाइनॉर्मल को बी से। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मैं टेंजेंट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर या बाइनॉर्मल वेक्टर कह रही हूँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यूनिट टेंजेंट है या यूनिट बाइनॉर्मल है या यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, उसके मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन को। ठीक है, तो आप चाहें तो यूनिट टेंजेंट, यूनिट बाइनॉर्मल और यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स ले लें, या सिंपल टेंजेंट वेक्टर, बाइनॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर ले लें। अब टेंजेंट लाइन हम लोगों ने पहले भी देख ली है तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एक्स ऑफ टी एट अ पॉइंट एक्स ऑफ टी 0, हमने टी की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू टी 0 डाली तो हमें एक पॉइंट मिल गया, स्पेसिफिक पॉइंट एट अ पॉइंट एक्स ऑफ टी 0 पैरेलल टू टेंजेंट वेक्टर टी। इसलिए अब मैंने टेंजेंट वेक्टर के ऊपर नॉर्मल वेक्टर वाली नोटेशन डाली है, इज़ आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी 0 प्लस यू टी। पहले जब हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखी थी तो u के साथ एक्स डैश ऑफ टी था, तो एक्स डैश ऑफ टी को चूंकि हमें टेंजेंट वेक्टर देता था तो मैंने उसकी जगह t ले लिया। u कोई भी स्केलर है। सिमिलरली जैसे हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखी, सिमिलरली अ नॉर्मल लाइन इज़ द स्ट्रेट लाइन थ्रू एक्स ऑफ टी 0 पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर n एट x ऑफ t 0। नॉर्मल लाइन क्या है, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन हमें कौन सी लाइन होगी, जो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी। दैट इज़ अगर हम उसकी इक्वेशन लिखें तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, r इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी 0 प्लस वी एन। n क्या है हमारा नॉर्मल वेक्टर, v क्या है कोई स्केलर है, x ऑफ टी 0 वो पॉइंट है जिसमें से हम लोगों ने जिस पे हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें से हमारी नॉर्मल लाइन पास कर रही है, और r क्या है हमारी नॉर्मल लाइन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम v की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमें r की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, उन सभी वैल्यूज़ को मिला के तो हमें एक नॉर्मल लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखी, इसी तरह इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल लाइन इज़ r इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी 0 प्लस w टाइम्स b बाइनॉर्मल वेक्टर। बाइनॉर्मल लाइन क्या होगी, वो लाइन जो बाइनॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है।
अब हमने देखा, इसीलिए सबसे पहले हमने सिंपल एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी थी। वो क्या थी, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए था और एक वेक्टर चाहिए था जिसके वो पैरेलल थी। उसी से हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब उसी इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने उसी की हेल्प से नॉर्मल लाइन भी लिख ली, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी लिख ली और बाई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी लिख ली। तो आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिर्फ एक फ़र्क है कि जो जिस वेक्टर के हम पैरेलल ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है। जैसे टेंजेंट लाइन टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल है, बाई नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, और नॉर्मल लाइन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। हम टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन देखी, हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, लेट r इज इक्वल टू r1 r2 r3 x ऑफ t0 इक्वल टू x1 ऑफ t0 प्लस x2 ऑफ t0 x3 ऑफ t0 एंड t इक्वल टू t1 t2 t3। हमने तीनों वेक्टर्स r x ऑफ t0 और t को उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लिया। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैन बी रिटर्न एज, अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो थी उसमें r x और t की वैल्यूज़ पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म मिल गई यहाँ। इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनको अलग अलग करके लिख लिया हमने। r1 भी लिख लिया, r2 अलग करके लिख लिया और r3 लिख लिया। सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल लाइन्स कैन बी रिटन। जिस तरह हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म देखी, इसी तरह हम नॉर्मल और बाई नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। उसके बाद हम रिकॉल कर लेते हैं नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या था, द प्लेन थ्रू द पॉइंट x ऑफ t0 ऑन द कर्व x ऑफ t ऑर्थोगोनल टू द टेंजेंट t इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या था, किसी पॉइंट से पास करने वाला वो प्लेन जो हमारे टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो, वो प्लेन जिसके ऊपर लाई करने वाला हर वेक्टर हमारे टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो। उसकी इक्वेशन क्या थी, r माइनस एक्स ऑफ t0 डॉट t इज इक्वल टू 0। r क्या था, हमारे नॉर्मल प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। x ऑफ t0 क्या था, हमारे वो पॉइंट जिस पर हमारा टेंजेंट वेक्टर पास कर रहा था जिसमें से, और t हमारा टेंजेंट वेक्टर। ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन हम लोगों ने पहले भी देख लिया, अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन देखते हैं। द प्लेन थ्रू द पॉइंट x ऑफ t0 ऑन द कर्व x ऑफ t परपेंडिकुलर टू द बाई नॉर्मल वेक्टर इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। कोई भी प्लेन जो हमारे बाई नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाएगा। टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन हो गया हमारा नॉर्मल प्लेन, बाई नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन हो गया ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन लिखी थी, उसमें डॉट हमने ले लिया था टेंजेंट वेक्टर के साथ। तो बाई ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हम क्या करेंगे, चूँकि वो परपेंडिकुलर है बाई नॉर्मल वेक्टर के, तो हम डॉट ले लेंगे बाई नॉर्मल वेक्टर के साथ। रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन कौन सा प्लेन होगा, जो प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। द प्लेन थ्रू पॉइंट x ऑफ t0 ऑन द कर्व x ऑफ t परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। इट्स इक्वेशन इज r माइनस एक्स ऑफ t डॉट n इज इक्वल टू 0। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन एंड बाई नॉर्मल लाइन में देखा था कि इक्वेशन सेम थी, सिर्फ हम लोगों ने वेक्टर्स को चेंज कर दिया था जिनकी डायरेक्शन में हमारी लाइंस हमने लेनी थी, जिनके पैरेलल हमारी लाइंस थी। इसी तरह हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ प्लेन्स भी सेम है, बस हम लोगों ने वो वेक्टर चेंज कर दिए। पहलों में हमने पिछले वाले प्लेन्स में हमने t और v वेक्टर्स लिए थे, इसमें हमने n वेक्टर ले लिया क्योंकि रेक्टिफाइंग प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल वेक्टर के। रिमार्क है, वी सी दीज थ्री प्लेन्स फॉर्म अ ट्राईहेड्रॉन। ट्राईहेड्रॉन क्या होती है, अ ज्योमेट्रिकल फिगर कंपोज्ड ऑफ थ्री प्लेन्स मीटिंग एट अ सिंगल वर्टेक्स। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो थ्री प्लेन से बनती है और उनका कॉमन पॉइंट एक वर्टेक्स होता है और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे
हमारी कर्व है एक्स ऑफ टी, उस पर हमने पॉइंट ले लिया एक्स ऑफ टी 0, उस पर हमने वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए टी, एन एंड बी। तो हमें मिल गई टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन एंड बाई नॉर्मल लाइन। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सा प्लेन था? जो परपेंडिकुलर था बाई नॉर्मल वेक्टर के। तो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है। इसको मैंने टी एन प्लेन भी कह दिया कि जो टी क्रॉस एन किसके इक्वल था? बाई नॉर्मल वेक्टर के। तो टी एन प्लेन कौन सा होगा? वो प्लेन जो बाई नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ ऑस्कुलेटिंग प्लेन को डिनोट करने के लिए मैंने सिर्फ इतनी फिगर बनाई है, लेकिन ये प्लेन फाइनाइट नहीं है, ये एक इन्फिनिट प्लेन है जो इन्फिनिट स्पेस को कवर कर रहा है। इसी तरह नॉर्मल प्लेन कौन सा प्लेन है? जो हमारे टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और सिमिलरली वी कैन डिफाइन रेक्टिफाइंग प्लेन एंड क्लियरली वी कैन सी इट फॉर्म्स अ ट्राईहेड्रॉन। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, हम टी की वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। टी की जगह t0 के बाद हम कोई t1 ले लेते हैं, तो हो सकता है हमें ये पॉइंट मिल जाए। इससे बिल्कुल ये वाला नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा टेंजेंट वेक्टर चेंज हो जाएगा, बाय नॉर्मल वेक्टर भी चेंज हो जाएगा और नॉर्मल वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर हमारे प्लेन्स भी चेंज हो जाएंगे। ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन बन जाएगा, ये हमारा नॉर्मल प्लेन बन जाएगा और ये हमारा बाय नॉर्मल प्लेन बन जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हम अपनी कर्व के अलॉन्ग मूव करेंगे, हमारे तीनों प्लेन्स भी साथ साथ चेंज होते जाएंगे, साथ साथ मूव करेंगे। तो हमारी जो ट्राईहेड्रॉन बनेगी हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो भी साथ साथ मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं दी ट्राईहेड्रॉन ऑल्सो मूव्स एज वी मूव अलॉन्ग द कर्व, सो वी गेट अ मूविंग ट्राईहेड्रॉन एज वी मूव अलॉन्ग द कर्व। जैसे जैसे हम कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, साथ साथ हमारी ट्राईहेड्रॉन भी मूव कर रही है। आज के लेक्चर में हमने नॉर्मल, बाय नॉर्मल, टेंजेंट लाइंस, इनकी इक्वेशंस और नॉर्मल, रेक्टिफाइंग एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स, इनकी इक्वेशंस और मूविंग ट्राईहेड्रॉन के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।